बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया हमने उसको क्विक रिव्यू कर लें। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 लाजमी देख लें। पार्ट 1 के अंदर हमने इलास्टिक बॉडीज़ को डिस्कस किया, इलास्टिसिटी को डिस्कस किया। वो फोर्स जो इलास्टिक बॉडीज़ पे लग रही है, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, उसको डिस्कस किया। वो फोर्स लगने की वजह से, स्ट्रेस लगने की वजह से जो उस इलास्टिक बॉडी में चेंज आ रहा है, जिसको स्ट्रेन कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। और ये जो फोर्स लग रही है, जिसको एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं या स्ट्रेस हम कह रहे हैं, ये जो लग रही है उस इलास्टिक बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रेन प्रोड्यूस के साथ साथ उस इलास्टिक बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स ये तो स्ट्रेस हो गया जो आप लगा रहे हैं, एक फोर्स जो उसके अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, जिसको इंटरनल फोर्स कह रहे हैं, वो जो कि मुखालिफ है एक्सटर्नल फोर्स के, आपकी अप्लाई की हुई फोर्स के मुखालिफ है। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस, एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस जो आप लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस जो आप इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, उसकी वजह से इस बॉडी के अंदर जो शेप में चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप, जिसको हम स्ट्रेन कह रहे हैं, इस स्ट्रेन या चेंज इन शेप को रोकने के लिए एक फोर्स और डेवलप हो रही है इसके अंदर से, जिसको इंटरनल फोर्स हम कह रहे हैं। इंटरनल फोर्स जो कि इस एक्सटर्नल फोर्स यानी कि स्ट्रेस के अगेंस्ट इसको रोकना चाहती है, लेकिन रोक नहीं पा रही। उसका सबूत ये है कि बॉडी जो है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बॉडी डी शेप हो रही है, इसकी शेप में तब्दीली आ रही है। ये सब हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने इस स्ट्रेस जो कि आप लगा रहे हैं और इस स्ट्रेन, आपकी लगाई हुई फोर्स के नतीजे में जो चेंज आ रहा है इस बॉडी के अंदर, जिसको स्ट्रेन कह रहे हैं, इसका रेशो जो है, इसका रेशो जो है उसको डिस्कस किया था, जिसको मॉड्यूलस कहते हैं, जिसको मॉड्यूलस कहते हैं या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक हो गया? ये हमने किया। इस चीज़ को अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? इस चीज़ को जो ऑब्ज़र्व किया जिस शख्स ने, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इस पार्ट के अंदर हम हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ, ये आगे भी आएगा। हुक्स लॉ, इसको डिस्कस करेंगे। और मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस, इसमें क्या फ़र्क है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम इलास्टिक लिमिट को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है? रिड्यूस्ड सिलेबस के आपके मुताबिक। तो सबसे पहले हुक्स लॉ को देखें। रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है? रॉबर्ट हुक क्या कहता है? रॉबर्ट हुक जो है वो क्या कहता है?
रॉबर्ट हुक, इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं, हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक आसान सी बात कहता है, वो बोलता है कि किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए ये जो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आप लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये पर यूनिट एरिया क्या है इसको भी बता देता हूँ, पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया। और स्ट्रेन क्या है? चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। ठीक हो गया भाई, ये मैंने लिख भी दिया, चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। दोनों के अलग अलग फार्मूलाज भी लिखूंगा, फिर इनको मर्ज भी करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिला के जो रेशो बनता है उससे मॉड्यूलस बनता है। यहीं पे यंग्स मॉड्यूलस का भी जिक्र है। बहरहाल तो हुक कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या मतलब हुआ इस बात का? जितना प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। रॉबर्ट हुक कहता है जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा उस इलास्टिक बॉडी के अंदर क्या होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उतनी ज़्यादा ही वो बॉडी डी शेप होगी, इतना ही ज़्यादा उस बॉडी की शेप में चेंज आएगा। ये सिंपल सा हुक्स लॉ है, ठीक है। इसको हम जो है वो अगर उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो ये था हुक लॉ। अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 2 है इसका। स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो जो फोर्स लग रही है एरिया पे, जो फोर्स लग रही है एरिया के ऊपर। एक बड़ा ही, ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर फिज़िक्स की दुनिया को आपने समझना है, फिज़िक्स को कंकर करना है या फिज़िक्स को एक्सप्लोर करना है, समझना है, आप इस एक वर्ड जिसको नॉर्मली हम डायरेक्शन कहते हैं, आप इसको डायमेंशन कहूँगा तो थोड़ा सा उलझ जाएंगे। डायरेक्शन ले लीजिए, सिमत हैं, इसको हम कहते हैं लेंथ भी कहते हैं हम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। यकीन कीजिए कि ये 3 वर्ड जो हैं इनके ऊपर फिज़िक्स की बिल्डिंग खड़ी हुई। इनमें से 2 वर्ड ले लीजिए, लेंथ को और ब्रेड्थ को। ये क्या बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई। इस बोर्ड को देख लीजिए, जो सरफेसेस होती हैं, यानी कि इस बोर्ड की सरफेस ये है, सरफेस किसको कहते हैं? एक्सपोज्ड एरिया। तो ये देखें, इस बोर्ड की सरफेस अगर मैं पूछूं क्या है तो आप ये नहीं कहेंगे, ये साइड वाली जगह नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे ये सरफेस है। अगर मैं इन नोट्स की सरफेस पूछूं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सरफेस है इसकी, आप कहेंगे ये सबसे ज़्यादा वाज़े है, ये सरफेस है। जो सरफेसेस होती हैं वो असल में एरिया होता है, वो सरफेसेस जो हैं उनमें एरिया होता है। एरिया किसको कहते हैं हम? एरिया की डेफिनेशन है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसको हम एरिया कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के एरिया की बात आपसे करना चाह रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है।
बस तीसरी चीज़ की बात नहीं की जा रही, जिसको हम हाइट कहते हैं, एरिया में उसकी बात नहीं होती। अब ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। हमारी पूरी दुनिया में नहीं, ज़मीन पे नहीं, चांद पे नहीं, सूरज पे नहीं, गैलेक्सीज़ में, यूनिवर्स में, पूरी कायनात के अंदर, पूरी कायनात के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों को ले लीजिए जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को ले लीजिए जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को, तीन उनके जिस्मों को, उनकी बॉडीज़ को चाहे वो मैक्रो हों या माइक्रो हों, तीन सिमतों में उनकी बॉडीज़ को डिवाइड किया हुआ। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इस बोर्ड को भी तीन हिस्सों में, तीन हिस्से हैं इस बोर्ड के भी। क्या हैं वो? लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, जिसको थिकनेस कहते हैं। इस मार्कर को देख लीजिए, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। मोबाइल को देख लीजिए, इस कैप को देख लें, आप एक एटम को ले लें, मॉलिक्यूल को ले लें, गर्ज किसी भी चीज़ को ले लें, उसका वजूद जो है वो तीन हिस्सों में बिखरा हुआ है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। अब यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, आप जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो यकीनन आप जो फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने वाली जो है, फोर्स लगाने वाली जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो भी कोई बॉडी है, और जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी कोई बॉडी है। तो ख़ुद ज़रा मुझे बताइए, जो फोर्स लगा रही है वो भी बॉडी है, जिस पे फोर्स लग रही है वो भी बॉडी है, तो यकीनन जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसकी भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो कौन सी चीज़, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी डायमेंशन किस डायमेंशन के साथ इंटरेक्ट होगी? तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि फोर्स जो आप लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो स्ट्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ एरिया पे फोर्स लगाएंगे, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ पे फोर्स लगाएंगे, हाइट पे फोर्स नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, ये मैं हाथ, जब मेरा हाथ जो इस पे फोर्स लगाएगा, तो बोर्ड क्या बॉडी नहीं है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे हाथ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिए, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो इस बोर्ड की सरफेस क्या ये नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सरफेस का मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस में लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होती है, ऊंचाई को डिस्कस हम नहीं करते, सरफेस में एक डायमेंशन मिस होती है, बोला था। तो ये सरफेस है, इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी लगाई हुई फोर्स इसकी लंबाई और चौड़ाई पे ही जाके लगेगी, यानी कि इसके एरिए पे ही जाके लगेगी, यानी कि इस सरफेस के ऊपर जाके लगेगी। समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि उसने यही बोला है कि जब इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो फोर्स जो लगेगी वो उसके एरिया पे लगेगी। समझ में आ गई बात? और एरियाज जो हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो ज़्यादातर कहाँ नज़र आते हैं? ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस पे आपको एरिया नज़र आएगा। ये बात नहीं है कि इसकी इस साइड पे एरिया नहीं होगा, नहीं। अगर हम इसको देखेंगे तो इस पर भी हमें लंबाई और चौड़ाई नज़र आएगी, इस सरफेस पे। सरफेस की बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ये सरफेस, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, तो स्ट्रेस क्या है? वो फोर्स है जो कि आप एरिया पे लगा रहे हैं। इसी से एक तीसरा, अगर हम तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ले लें तो इससे बनता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बताएं, हकीकतन हमारी कायनात में चाहे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका वॉल्यूम होता है, एरिया किसी का नहीं होता। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के एरिया की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ऊंचाई नहीं है, नहीं, उसकी ऊंचाई है।
क्लियर हो चुकी, शुरू में बता चुका हूँ, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबका वॉल्यूम होता है। लेकिन हम वॉल्यूम की पूरी बात नहीं करते, हम वॉल्यूम के सिर्फ इस हिस्से को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी कि एरिया को। तो बहरहाल स्ट्रेस क्या है, ये वो फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लगेगी, किसके ऊपर, उसके एरिया के ऊपर। इसीलिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, ये इसका फॉर्मूला बना है स्ट्रेस S इज इक्वल टू और F अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला बना है। बोर्ड ड्रॉप कर दूँ। कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो वीडियो को बैक करके ज़रा दोबारा समझने की कोशिश करें, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। मैंने सिंपल सी सिर्फ आपको वॉल्यूम और एरिया का कॉन्सेप्ट समझाया है, सरफेस का कॉन्सेप्ट समझाया है, एरिया क्या होता है ये समझाया है मैंने आपको, वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने आपको समझाया है। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेन को अगर हम लेते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, चेंज है ना, चेंज है, किसके अंदर चेंज है, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, उस बॉडी की शेप में चेंज आना, ठीक है। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उससे, तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि डेल्टा L अपॉन L, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है, ये क्या है हमारे पास। अब एक और चीज़ को, इसको स्ट्रेन को समझने से पहले एक और चीज़ को समझ लें, इससे आपको यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस का फ़र्क समझ आ जाएगा। मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका भी फ़र्क समझ में आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका भी आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि आखिर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस में क्या फ़र्क है। अभी मैंने आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का बताया। ऑब्जेक्ट्स में उनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे, आप जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो है उसके अंदर उस बॉडी में की शेप में जो चेंज आएगा, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली वो स्ट्रेन क्या सिर्फ लंबाई में चेंज आएगा, क्या चौड़ाई में चेंज आएगा, क्या ऊंचाई में चेंज आएगा, या तीनों में चेंज आएगा। बच्चे से पूछेंगे वो भी बताएगा कि यकीनन तीनों में चेंज आएगा। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब डीफॉर्म होगी, उसकी शेप में चेंज आएगा तो उसकी लंबाई में भी चेंज आएगा, ऊंचाई में भी चेंज आएगा, चौड़ाई में भी चेंज आएगा। तो अगर तो हम यहाँ पर मॉड्यूलस जो है ये सिर्फ किसका रेशो है, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। इसमें आपने हाईलाइट नहीं किया कि स्ट्रेन जो है, जो चेंज आ रहा है वो किसका होगा, लंबाई में चेंज की बात हो रही है, चौड़ाई में चेंज की बात हो रही है, या ऊंचाई में चेंज की बात हो रही है। समझ में आ गई बात। मॉड्यूलस तो सिर्फ आपको रेशो देता है किसका, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। और स्ट्रेन जो चेंज है वो तीनों डायरेक्शन में है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। लेकिन यंग्स मॉड्यूलस जो है वो जो रेशो दे रहा है आपको स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, उसमें वो स्ट्रेन में सिर्फ लेंथ को ले रहा है बस, कि किसी ऑब्जेक्ट, जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी की लंबाई में कितना फ़र्क आ रहा है, वो बॉडी जो है वो लंबाई में कितना डी शेप हो रही है। अब जबकि स्ट्रेन को आपने जो है वो फिक्स कर दिया सिर्फ लंबाई के चेंज के साथ, अब चौड़ाई की बात नहीं हो रही, ब्रेड्थ की बात नहीं हो रही, हाइट की बात नहीं हो रही उस ऑब्जेक्ट के, उसमें भी चेंज आ रहा होगा लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तीनों चेंज में से सिर्फ लेंथ को ले रहे हैं, सिर्फ लेंथ वाले चेंज को हम ले रहे हैं। अब जो है, जो रेशो निकालेंगे आप स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, तो अब ये रेशो क्या कहलाएगा, यंग्स मॉड्यूलस कहलाएगा। ये रेशो क्या कहलाएगा, यंग्स मॉड्यूलस कहलाएगा। और डेफिनेटली स्ट्रेन जो है इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि अब यहाँ पर आप जो है वो वॉल्यूम में चेंज की बात नहीं करेंगे कि पहले ये क्या था, इसको मैं ये कह सकता हूँ वॉल्यूम। याद रहे वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ,
तीनों की मल्टीप्लिकेशन को वॉल्यूम कहते हैं। तो जब चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ये लिख दिया मैंने, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। लेकिन हम पूरे वॉल्यूम के चेंज की बात नहीं कर रहे, हम जो है इस वॉल्यूम में से सिर्फ किसको ले रहे हैं, सिर्फ हम लेंथ को ले रहे हैं, सिर्फ लेंथ को। इसलिए अब हम डेल्टा वी अपॉन वी नहीं करेंगे, डेल्टा एल यानी कि लेंथ लेंगे बस। और अब ये स्ट्रेन जो है, ये स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। समझ आ गई बात कि स्ट्रेन में और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या फ़र्क है, मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है ये सिर्फ लंबाई में चेंज की बात करता है। ये डेल्टा, ये एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ को बता रहा है और ये डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ को बता रहा है। मिसाल के तौर पर एक वायर है, उसकी लेंथ ये है, आपने फोर्स अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद इसकी शेप जो है वो इतनी और आगे चली गई, आपने इसको खींचा ना, फोर्स लगाई आपने इसके ऊपर, तो ये वायर जो है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी, अब जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी ये लेंथ दूसरी हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ, यहाँ से देखिए इस जगह से यहाँ तक ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल है। दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर मैंने वायर की मिसाल दी है तो आप ये समझेंगे कि शायद वायर तो 1D है या 1 डायमेंशनल है, इसकी सिर्फ लंबाई ही होगी, चौड़ाई तो होगी ही नहीं, ऊंचाई तो होगी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले क्लियर कर चुका हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को वॉल्यूमेट्रिक बनाया है। हर ऑब्जेक्ट की ब्रेड्थ, हाइट और लेंथ तीनों होती हैं, तो इस वायर की भी हैं, लेकिन हम ब्रेड्थ और हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ इसकी लेंथ को ले रहे हैं, चेंज इन लेंथ को ले रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ को ले रहे हैं तो ये स्ट्रेन नहीं कहलाएगा, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। यहाँ पर भी डेल्टा वी नहीं आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल आएगा। क्लियर हो गए। तो मॉड्यूलस रेशो है अप्लाइड फोर्स का और स्ट्रेन का, यंग्स मॉड्यूलस जो है वो रेशो है अप्लाइड स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। समझ में आई बात, दो अलग बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले को भी हम देख लें। मुझे अंदाज़ा है ये आसान चीज़ें नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि एक ही दफ़ा में देख के आपको चीज़ें कुछ क्लियर नहीं होती, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेक्चर को नोट करें लाजमी, साथ साथ वीडियो रोक रोक के देखें, लेक्चर को नोट करें। अब जब हमारे पास जो है वो यंग्स मॉड्यूलस आ गया है, यंग्स मॉड्यूलस आ गया है जो कि रेशो है स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। अभी आपको बताया स्ट्रेस किसके बराबर है, स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन डेल्टा एल और एल के। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस की जगह पर वाई ले रहा हूँ मैं यंग्स मॉड्यूलस के लिए, स्ट्रेस की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, एफ अपॉन ए डबल डिवीजन एफ अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डेल्टा एल, ठीक हो गया यहाँ पर। और उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा। फाइनली आपके पास यंग्स मॉड्यूलस जो आएगा वो आएगा एफ अपॉन ए, यंग्स मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए के। ठीक हो गया भाई। अच्छा सॉरी, एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दूं, ये यहाँ कटेगा नहीं बल्कि ये साथ ही रहेगा इसके।
डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल। यंग्स मॉड्यूलस ये आ गया, सिर्फ इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है आपके पास। अब यहाँ पर आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर लें, वो हमारे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट वाला। इलास्टिक लिमिट वाला एक हद है सब चीज़ों की। ये एक वायर है, जब आप इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से यहाँ आ गई। आपने और स्ट्रेस लगाया, इसमें और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। आपने और स्ट्रेस लगाया, इसमें और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो एक हद आएगी जब इंतहा हो जाएगी, उसके बाद इसमें मज़ीद जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अब जो आप स्ट्रेस लगाएंगे, उससे ये इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा ये पता है आपको, ये टूट जाएगी वायर, ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक हद है। तो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ऑब्जेक्ट्स की इलास्टिसिटी की वो आखिरी हद, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई भी है 153 पेज के ऊपर। ये करके फिर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपके लिए समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं है। 50% मार्क्स जो है ना, वो आपके MCQs वाले हैं। MCQs आप तुक्के नहीं लगा सकते, आपको समझना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये इलास्टिक लिमिट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस within which the body exhibits the property of elasticity, exhibits the property of elasticity। इसका क्या मतलब हुआ? ये अपनी वर्डिंग में भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ बुक की वर्डिंग इसलिए यूज़ की है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वो आखिरी हद, स्ट्रेस की वो आखिरी हद, विद इन विच, जिसमें बॉडी जो है वो शो करे, जाहिर करे, दिखाए क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। वो आखिरी हद स्ट्रेस की जिसमें कोई बॉडी जो है वो इलास्टिसिटी शो करे, जो वो वायर वाली मैंने एग्जाम्पल दी। उसके बाद बॉडी इलास्टिसिटी शो नहीं करेगी, बल्कि वो टूट जाएगी। तो वो आखिरी हद जो है उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इलास्टिसिटी हो चुका, हुक्स लॉ हो चुका, यंग्स मॉड्यूलस का डिफरेंस जो है वो हो चुका। कोई कन्फ्यूजन है मुझसे रब्ता करें, ठीक है, कमेंट में बताएं। ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन करें और वहाँ पर अपने मसले लेके आएँ। इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा आपके लिए करेंगे। शेयर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।